everyone. Today, let's understand Fayol's 14th principle of management with our banana cops. Okay, so what they are doing here? Why I have written monkey here? Let's understand this 14 principles with a story, right? And our hero is monkey. Who are hero? Monkey. Okay? And you have to suppose this is a banana. Okay? This is a banana and this is our monkey. Okay? Who is hero in this business? Okay? So this is basically about banana cop and कैसे उन्होंने एक स्ट्रगलिंग बिजनेस से अपना एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा किया. राइट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्या क्या प्रिंसिपल्स, क्या क्या टेक्निकलिटीज यूज करी अपने बिजनेस को, जो कि एक डल बिजनेस हो गई थी, उसको एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए. सो नाउ लेट्स डाइव इनटू इट and understand what this 14 principle basically says about. If you haven't watched the previous video, I have been talking about Fayols, right? उसमें हमने बेसिकली फेयोल के बारे में बात करी थी, है ना, कि उन्होंने वो कैसे ये 14 प्रिंसिपल्स लेके आए, उन्होंने क्या क्या चीजें देखी जिससे उनको लगा कि मुझे ये 14 प्रिंसिपल्स लाने चाहिए, है ना. और आज इस 14 प्रिंसिपल्स के बारे में हमें समझना है. ठीक है, किसके साथ? विद आवर मंकीज, है ना. और उनके बिजनेस का क्या नाम है? बनाना कॉप. क्या नाम है? बनाना कॉप. सो व्हाट हैपन, क्या हुआ इनके बिजनेस में कि इनका बिजनेस जो है इतना ज्यादा स्ट्रगल करने लग गया, है ना. लेट्स सी. सो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ स्ट्रगलिंग कंपनी. There was a struggling company called Banana Corp. क्या नाम था उनका? Banana Corp, right? Run by monkeys. कौन रन कर रहा था उनको? Monkeys, right? They made the finest banana smoothie. But जब वो इतने अच्छे थे तो क्या हुआ उनकी कंपनी की वजह से? उनकी कंपनी स्ट्रगल कर रही थी. क्या हुआ? चलो देखते हैं क्या हुआ. One day the CEO monkey Mr. Bobo, क्या नाम है उनका? Mr. Bobo, called a jungle meeting. उन्होंने देखा भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हमारी मंकी टीम तो बिल्कुल ही डल होती जा रही है. तो इन्होंने एक क्या किया, एक जंगल मीटिंग रखी, है ना, जिसमें इन्होंने कहा we need to fix this monkey business. क्या बोला उन्होंने? we need to fix this monkey business, right? और इसके लिए इन्होंने देखा कि हम कैसे इस बिजनेस को फिक्स कर सकते हैं, एक स्ट्रगलिंग बिजनेस से कैसे हम इसको सक्सेसफुल कर सकते हैं, है ना. इसके लिए क्या करा इन्होंने? फेयोल के जो 14 प्रिंसिपल है इसको इन्होंने फॉलो करना स्टार्ट किया, है ना. अभी क्या थे वो 14 प्रिंसिपल और इन्होंने कैसे अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई किया? लेट्स सी दैट. सो मिस्टर बोबो जो हमारे सीईओ थे, उन्होंने देखा कि ये तो किसी सिस्टम को फॉलो ही नहीं कर रहा. कोई भी मंकी कोई भी काम कर रहा है ना, कोई भी मंकी कोई भी काम कर रहा है, किसी को पता ही नहीं है कौन किसको आंसरेबल है, कौन किसको अकाउंटेबल है. अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? आंसरेबिलिटी, है ना. इट मीन्स कि आपका हेड कौन है, आप किसको आंसरेबल है. ठीक है, तो मिस्टर बोबो ने नोटिस किया कि हमारा बिजनेस तो कोई सिस्टम फॉलो ही नहीं कर रहा, है ना. कोई भी मंकी कोई भी वर्क कर रहा है ना, जिसकी वजह से डुप्लीकेशन आ रहा है. ध्यान से देखना क्या प्रॉब्लम आ रही है? डुप्लीकेशन. क्या हो रहा है? डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. क्या हो रहा है? डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. ठीक है. और दूसरा इन्होंने देखा कोई एफिशिएंसी ही नहीं आ रही. दूसरी क्या प्रॉब्लम थी? एफिशिएंसी ही नहीं आ रही है ना. एफिशिएंसी ही नहीं आ रही है. और इन्होंने देखा क्योंकि कोई भी पर्सन कोई भी वर्क कर रहा है, इसकी वजह से इनको एक काम को अच्छे से करना ही नहीं आ रहा, है ना. क्योंकि आज कोई कुछ और कर रहा है, आज कोई डिलीवरी कर रहा है, आज कोई बना रहा है ना, कोई सेल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पैकेजिंग कर रहा है, सब अलग अलग काम कर रहे हैं और हर दिन सबका अलग अलग काम होता है, जिसकी वजह से इनमें स्पेशलाइजेशन तो आ ही नहीं रही है. क्या नहीं आ रही है? स्पेशलाइजेशन नहीं आ रही है ना.
जिसकी वजह से कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि उनको एक काम अच्छे से करना ही नहीं आ रहा। तो इन्होंने ये 3 मेन प्रॉब्लम देखी और इन्होंने बोला नो मोर मिक्सिंग एंड डिलीवरिंग। अब कोई भी मिक्सिंग एंड डिलीवरिंग नहीं होगी, कोई कुछ भी काम नहीं करेगा उठा के, है ना। अब मैं हर किसी को हर कोई काम दूंगा और हर किसी को अपना अपना काम मिलेगा और वो अपने अपने काम के अकॉर्डिंग काम करेगा, है ना। कोई भी उठ के कुछ भी काम करना स्टार्ट नहीं करेगा। तो इन्होंने क्या किया, ईच मंकी गेट्स वन जॉब। मिक्सर है वो मिक्स करेगा, ठीक है। ऐसे इन्होंने अलग अलग वर्क को डिवाइड कर दिया लोगों में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आता है, जब इन्होंने वर्क को डिवाइड करना स्टार्ट किया तो इन्होंने क्या देखा, अब तो एफिशिएंसी बढ़ रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, है ना। एफिशिएंसी तो बिल्कुल स्काई रॉकेट की तरह इंक्रीज हो रही है ना। लोग अब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, अब प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है और कॉस्ट कम हो रहा है। तो इनको लगा ये तो बहुत इफेक्टिव है ना, हमें तो इसको फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल निकल के आता है, क्या है वो फर्स्ट प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क। क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क, जो क्या कहता है कि जो आपने इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है, कोई भी कुछ भी काम कर रहा है और इतना सारा ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है, उस काम को बांट दो ना, डेलीगेट कर दो, लोगों को बता दो उनको क्या काम करना है, हर किसी को एक एक जॉब दे दो, है ना। और उसको डिवाइड कर दो उन लोगों में, उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग जो काम वो सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं उनको वो काम दे दो। सिंपल, है ना। तो डिवीजन ऑफ वर्क क्या है, वर्क को डिवाइड कर दो। एज द नेम सजेस्ट, डिवीजन ऑफ वर्क, जो आपका बहुत सारा काम है उसको डिवाइड कर दो अलग अलग पार्ट में, उसको यूनिट्स दे दो, अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दो, है ना। और उनके मैनेजर्स बना दो, ठीक है, ताकि वो काम होना भी तो चाहिए ना कोई काम को देखने के लिए कि अच्छे से हो रहा है या नहीं, है ना। तो डिवीजन ऑफ वर्क की वजह से क्या क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता। क्यों, क्योंकि अब सबको पता है किसको क्या काम करना है ना। अब यहाँ पे हर मंकी को पता है कि जो डिलीवर करने वाला है उसको डिलीवर करना है, जिसको मिक्सिंग करनी है वो मिक्स करेगा, है ना। जिसको एडवर्टीजमेंट का देखना है वो एडवर्टीजमेंट का देखेगा, है ना। तो सबका अपना अपना वर्क सबको अच्छे से पता चल गया, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होने के तो चांसेस ही नहीं है। कोई गेस वर्क तो है नहीं यहाँ पे कि हाँ मुझे ये लगता है मुझे ये कर लेना चाहिए, वो कुछ और कर रहा है, तो ये वाली चीज होगी नहीं, है ना। तो जिसकी वजह से डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा और एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, स्पेशलाइजेशन आएगा, ठीक है। तो क्या था डिवीजन ऑफ वर्क में, डिवीजन ऑफ वर्क कहता है कि वर्क को डिवाइड कर दो, जो वर्क जो सबसे अच्छा कर सकता है उसको वो काम दे दो, जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए और आपका कॉस्ट कम हो, है ना, कोई डुप्लीकेशन ना हो और लोगों की आपके डिपार्टमेंट के अंदर स्पेशलाइजेशन आए, आपके पास अच्छे स्टाफ हो, आप कॉम्पिटिटर्स में आगे बढ़ जाएं, ठीक है। तो ये था हमारा डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या होता है, देखो। जो यहाँ पे मैनेजर है मंकी चिंपी, है ना, उनको जो है पावर दी गई, ठीक है, कि वो जो है किसी को भी कोई भी वर्क दे सकते हैं, है ना, जो उनको लगता है कि वो अच्छे से कर सकते हैं उसको वो वर्क दे सकते हैं, ठीक है। बट if banana got burned, he was responsible too. But अगर उस बनाना को कुछ भी हुआ, अगर वो बर्न हो गया, किसी ने चुरा लिया या कुछ भी हुआ, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी होंगे, डंडा भी लगेगा अगर कुछ किया गड़बड़ तो, ठीक। बट उसको वो पावर तो मिल रही है, ठीक है, बट उसके साथ साथ वो उस पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है ना। सो व्हाट हैपन, पावर के साथ अकाउंटेबिलिटी जब आती है तो बैलेंस क्रिएट होता है। क्या होता है, जब पावर के साथ अकाउंटेबिलिटी आती है तो बैलेंस क्रिएट होता है। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है कि इट बेसिकली टॉक्स अबाउट कि आप जो है अथॉरिटी
इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी जो है हमेशा हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के इक्वल होना चाहिए। क्यों? कि अगर आप अथॉरिटी ज्यादा कर देते हैं तो लोग उस अथॉरिटी को मिसयूज करते हैं। क्या करते हैं? मिसयूज करते हैं। और अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज्यादा कर दोगे तो वो वर्क अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे, एफिशिएंसी आएगी ही नहीं। और हमने फर्स्ट प्रिंसिपल में वर्क को डिवाइड क्यों किया था? ताकि एफिशिएंसी आए। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको उनके लेवल के अकॉर्डिंग देनी है और उसी लेवल के अकॉर्डिंग उनको पावर भी देनी है ताकि वो वर्क जो है अच्छे से कर पाए। ठीक है, कम टाइम में कर पाए, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली कर सके। तो अब हमारे मंकी गैंग ने कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन को और बेटर किया, चलो देखते हैं। डिसिप्लिन। अब क्या लेके आए वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? डिसिप्लिन लेके आए। तो हमारे सीईओ थे मिस्टर बोबो। उन्होंने क्या देखा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? ये सारे मंकी तो खुद ही खा जाते हैं सारे बनाना, क्या सेल आउट करते हैं ये। तो इन्होंने बोला कि नो मोर बनाना फाइट्स ड्यूरिंग स्मूदी प्रेप। जब आप बना रहे हैं तब कोई फाइट नहीं करेगा। ठीक है, अनफॉलोड रूल। हर किसी को रूल्स फॉलो करनी है, अदरवाइज पनिशमेंट मिलेगी। क्लीनिंग ड्यूटी, अदरवाइज क्या होगा? पनिशमेंट मिलेगी क्लीनिंग ड्यूटी की। ठीक है, तो डिसिप्लिन क्या कहता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन है तो प्रोडक्टिविटी होगी। अब अगर इन्होंने बनाना फाइट नहीं किया स्मूदी प्रिपरेशन के टाइम पे तो क्या होगा? वो अच्छे से बनाना शेक बना पाएंगे, है ना, अच्छे से स्मूदी बना पाएंगे। ठीक है, तो फालतू में केओस फैला हुआ था, है ना, फाइट का और अदर चीजों का, वो रिमूव हो जाएगा और क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो डिसिप्लिन का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है? वो कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को रूल्स फॉलो करने हैं। डिसिप्लिन मीन्स क्या? कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या? रूल्स एंड रेगुलेशन। क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन। की ऑर्गेनाइजेशन में जब तक रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होगा, जब तक कमिटमेंट नहीं होगा एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर के बीच में, तब तक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर सकती। ठीक कहा ना मैंने? अगर आपके स्कूल में मान लो किसी भी टाइप का कोई भी रूल नहीं हुआ तो आप लोग क्या करोगे स्कूल के अंदर? वो तो हम दोनों ही जानते हैं, है ना। तो तरह स्कूल के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन होना जरूरी है, उसी तरह हर ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह रूल्स एंड रेगुलेशन और एक कमिटमेंट का होना जरूरी है। क्योंकि अगर एम्प्लॉय के अंदर कमिटमेंट नहीं होगा तो वो कभी भी उस वर्क को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली करने का ट्राई नहीं करेगा। जब तक कि आपके अंदर कमिटमेंट नहीं आती कि हाँ मुझे ये चीज करना है, इससे ये चीज होगा, इससे कुछ अच्छा होने वाला है, जब तक वो कमिटमेंट नहीं आती आप अपना फुल देते ही नहीं हो, है ना। तो इसी तरह ये कहता है प्रिंसिपल कि एक कमिटमेंट लेके आओ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, जो एम्प्लॉय के अंदर मोटिवेशन लेके आओ कि वो वर्क जो है अपने दिल से करे, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली करने का कोशिश करे। एम्प्लॉयर के बीच में भी एक कमिटमेंट लेके आओ कि वो जो भी प्रोमिसेस कर रहे हैं वो एक्चुअली उस प्रोमिसेस को फुलफिल कर रहे हैं। क्योंकि जस्ट इमेजिन एक पर्सन जो सिर्फ प्रॉमिस कर रहा है, हाँ मैं ये करूंगा, हाँ मैं वो कर दूंगा, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, उस पर ट्रस्ट करना हम बंद कर देंगे, ऐसा ही होता है ना। तो यही कहता है ये प्रिंसिपल कि एक कमिटमेंट लेके आओ, है ना, एक कमिटमेंट लेके आओ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, ताकि एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए, डिले ना हो वर्क के अंदर, क्या हो वर्क के अंदर। ठीक है, टाइम के साथ जो है वो वर्क कंप्लीट हो जाए, फिनिश हो जाए। तो वही टेक्निक जो है हमारी बनाना गैंग ने भी किया। क्या किया उन्होंने? पनिशमेंट दे दी कि अगर तुमने अच्छे से वर्क नहीं किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, इसी तरह हर ऑर्गेनाइजेशन ट्राई करता है डिसिप्लिन लाने की, कोई भी रूल्स ब्रेक करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, इसी तरीके से जो है ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी लाने की कोशिश करती है। ठीक है, अगला अगला पॉइंट क्या कहता है? यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या है? पहले क्या होता था? मंकीज गॉट ऑर्डर फ्रॉम 3 बॉसेस। एक मंकी को 3 बॉसेस से ऑर्डर मिलते थे, पर अब क्या करा इन्होंने? अब कर दिया 1 मंकी 1 मैनेजर। एक मंकी पे सिर्फ
एक मैनेजर होगा, राइट। जो मंकी है सिर्फ इसको आंसरेबल है, ठीक है। एक एक हेड के अंदर सिर्फ एक एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, ठीक है। इसको अदर बॉसेस से ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। तो जब हमें सिर्फ एक पर्सन से ऑर्डर मिलता है तो क्या होगा? क्लियर ऑर्डर, नो कंफ्यूजन, किसी भी टाइप की कोई कंफ्यूजन रही नहीं जाएगी। मेरे बॉस ने बोला कि तुमको मान लो डिलीवर करके आना है, मुझे पता है मुझे जाके डिलीवर करना है, तो मैं जाके सीधा डिलीवर कर दूंगी, है ना। कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको आपके टीचर ने बोला कि आप उस सीट पे जाके बैठ जाओ, कमांड मिला आपको, आपको उस सीट पे जाके बैठना है। अब आपको क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? क्या आपको मेंटल वर्क करना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है कि मुझे इसमें और क्या करना चाहिए? नहीं, बहुत क्लियर है, मुझे जाके वहां बैठना है ना। तो यही होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी टाइप की कोई कंफ्यूजन रहनी नहीं चाहिए। हर किसी को पता होना चाहिए उसको क्या काम करना है, कितना करना है, किस वे में करना है और कब तक करके देना है। सिंगल इंफॉर्मेशन शुड बी डिलीवर्ड इन अ क्लियर मैनर, ठीक है। किसी भी टाइप का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए उस वर्कर के अंदर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉय है वो सारे के सारे सारे एक गोल को अचीव करने की कोशिश करें, ठीक है। अगर एक पर्सन एक डायरेक्शन में, दूसरे पर्सन दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है तो उस गोल को, वो जो गोल था उस गोल को अचीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, है ना। कैसे? हम अपने मंकी गैंग से सीखते हैं। देखो इन्होंने क्या देखा, दे ऑल फोकस्ड ऑन वन गोल। सारे के सारे मंकी जो थे सिर्फ एक गोल पे फोकस थे और उनका गोल क्या था? बेस्ट बनाना स्मूथी इन द जंगल। जंगल के अंदर सबसे बेस्ट बनाना है उनको। और सारे के सारे मंकी एक जैसा सोच रहे थे। अभी सोचो अगर उसमें से 3-4 मंकी सोच रहे हो कि नहीं मुझे तो थोड़ा बहुत एक दो सेल करूंगा मैं और बाकी सारे अपने पास रख लूंगा, अपने लिए रख लूंगा, अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए रख लूंगा, ठीक है, मुझे तो नहीं सेल करना, बस दिखा दूंगा कि मैंने इतना सेल कर लिया है। अब ये क्या किया इसने? अपना इंटरेस्ट देखने लग गया ये, ठीक है। हमें क्या करना है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करना है, उसको गोल को अचीव करने के लिए वर्क करना है। तो सारे के सारे जो है एक डायरेक्शन में वर्क करेंगे और उनका डायरेक्शन क्या था कि उन्हें बेस्ट स्मूदी बनानी है, ठीक है। तो सबका एक जैसा गोल होना चाहिए, कोई एक अलग डायरेक्शन में दूसरा अलग डायरेक्शन में नहीं, ऐसा नहीं होगा। सबके दिमाग में सिर्फ एक चीज होना चाहिए, हमें बेस्ट स्मूदी बनानी है, ठीक है। इससे अलग किसी का कोई भी कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। हमारा सिर्फ एक डायरेक्शन होता है तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के बिग गोल होते हैं उनको अचीव करना इजी हो जाता है, ठीक है। क्लियर विजन मीन्स टीम सक्सेस। सारी की सारी टीम एक कोऑर्डिनेशन में काम करती है, ठीक है, सारे के सारे मिलजुल के काम करते हैं तो वहां पे क्या आता है? टीम वर्क आता है, टीम सक्सेस होती है। अगर हमें इसको एक टर्म में बोलना हो तो हम क्या बोलेंगे? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है? वन यूनिट वन गोल। क्या है? वन यूनिट वन गोल। एक यूनिट का सिर्फ एक गोल होना चाहिए, ठीक है। अगर मुझे प्रोडक्शन करनी है तो मेरा कंप्लीट फोकस होना चाहिए कि मैं बहुत अच्छे से प्रोडक्शन करूंगा, खाने पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मंकी को खाने पे नहीं सोचना है, उसे सोचना है वो बेस्ट स्मूदी कैसे बनाए, ठीक है। तो उसको बस एक गोल पे फोकस करना है, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में नहीं जाना, ताकि एफिशिएंसी आ सके और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो सके। क्योंकि अल्टीमेटली अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो उसकी हेल्प करेगा उसके अपने पर्सनल गोल को अचीव करने में, ठीक है। अगर सेल करके ज्यादा पैसे आएंगे तो ऑटोमेटिकली वो बाय करके अच्छा खासा जितना उसको खाना है उतना खा सकता है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना ज्यादा फायदे में है एज कंपेयर टू सिर्फ एक केला खाना। उसमें से क्या होता, 4 केले में से मान लो वो एक केला एक्स्ट्रा खा लेता है ना। पर अगर ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो रहा है तो वो एक केले से ज्यादा केला भी अफोर्ड कर सकता है, ठीक है।
तो इसलिए उसको कहाँ फोकस करना है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल में, सिर्फ एक गोल पे फोकस करना है। इसी से हमारा अगला प्रिंसिपल आता है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। पूरा नाम क्या है इसका, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसमें भी वही है, हमें अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं देखना, हमें क्या देखना है, हमें ऑर्गेनाइजेशन का गोल देखना है। हमें यहाँ अपना बेनिफिट नहीं देखना, हमें ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट देखना है, क्योंकि अल्टीमेटली वही हेल्प करेगी हमारी, है ना। तो इसमें क्या है, एफ मॉन्की है, वांटेड मैंगो स्मूदी, उनको तो खाना है मैंगो स्मूदी, ठीक है, बट वो फॉलो कर रहे हैं क्या, बनाना पॉप्स गोल। तो उनको स्मूदी है, पर वो किस पे फोकस कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन गोल पे। क्या था ऑर्गेनाइजेशन गोल, हमें बेस्ट स्मूदी बना के सेल आउट करना है, मैक्सिमम सेल आउट करना है, ठीक है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को टॉप पे फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, और अपने गोल को नीचे, ऑर्गेनाइजेशन गोल यहाँ और उसका खुद का गोल यहाँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली उसी को बेनिफिट होगा एट द एंड, है ना। ये क्या कहता है कि आपको कंपनी को ज्यादा देखना है एज कंपेयर टू आपका अपना पर्सनल टेस्ट क्या है, ठीक है। आपको सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को इग्नोर करना है, जनरल इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो ऑर्गेनाइजेशन गोल पे आपको फोकस करना है और अपने इंटरेस्ट को नहीं देखना, ठीक है। अब टाइम आया है मंकीज को खुश करने का, ठीक है। कैसे खुश होंगे कि अब उनको जो है पे करो इन गोल्डन बनानास एंड बनाना हॉलीडे। लास्ट में कहा था कि उनको जो है ऑर्गेनाइजेशन गोल पे फोकस करना है। अब क्या वो सारा टाइम मंकी ऑर्गेनाइजेशन गोल पे ही फोकस करेंगे विदाउट गेटिंग समथिंग इन रिटर्न? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना, पॉसिबल ही नहीं है। जब तक कि उनको बनाना ना मिले तब तक वो काम तो करते ही नहीं रह सकते, है ना। तो ये वाला प्रिंसिपल कहता है कि उनको पे करो, एटलीस्ट इतना पे करो कि वो जो है अपने लिए एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अफोर्ड कर सके, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए एक अच्छा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अफोर्ड कर सके। फेयर रेम्यूनरेशन दो उनको। रेम्यूनरेशन मीन्स क्या होता है, सैलरी। क्या मतलब है इसका, सैलरी, कि उनको एक इतना अच्छा पे स्केल दो कि वो जो है एक अच्छी लाइफ अपने लिए अफोर्ड कर सके, ठीक है। वो होता है हमारा रेम्यूनरेशन। क्या होता है रेम्यूनरेशन, क्योंकि जब तक आप उनको खुश नहीं करेंगे तब तक वो वर्क नहीं करेंगे, तब तक आपके लॉयल वर्कर क्रिएट ही नहीं होंगे, है ना, क्योंकि आप उनके लिए तो कुछ सोच ही नहीं रहे हो। तो ये वाला जो प्रिंसिपल है वो इंसिस्ट करता है कि आप एम्प्लॉय के बारे में सोचो कि उसको क्या चीज खुशी करती है, उसको लाइफ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा रेम्यूनरेशन किसकी बात करता है, पे स्केल की, कि एक अच्छा पे स्केल दो। अगर ऑर्गेनाइजेशन में मान लो प्रॉफिट हो रहा है बहुत अच्छे अमाउंट से, तो उनको बोनस दो ना, उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट करो ना, ठीक है, ताकि उनको भी एक किक मिले कि हाँ मुझे करना है काम, मुझे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करना है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन भी मेरा सोच रही है। जब तक ये वाली फीलिंग नहीं आएगी वो वर्कर काम करेगा ही नहीं अच्छे से। तो ये प्रिंसिपल इंसिस्ट करता है कि आपको वर्कर के बारे में सोचना है, उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के बारे में सोचना है, ठीक है, और उनको एक अच्छा पे स्केल देना है, क्योंकि हैप्पी मंकी इज इक्वल टू लॉयल वर्कर्स। जितने ज्यादा वो खुश रहेंगे उतना ज्यादा वो काम करके देंगे। इवन वो तब भी आपको अच्छे से काम करके देंगे जब कंपनी वर्किंग नहीं है, जब कंपनी में प्रॉफिट नहीं हो रहे, क्योंकि उनको तब पता होगा कि जब कंपनी में प्रॉफिट होगा तो ये हमें ऐसे ही नहीं जाने देंगे, ये हमारे साथ प्रॉफिट भी शेयर करेंगे, ठीक है। तो एक लॉयल वर्कर जो है वो आपके क्रिएट होंगे। तो इसलिए उनको एक अच्छी रेम्यूनरेशन दो, एक अच्छी सैलरी दो, एक अच्छा पे स्केल दो, ठीक है। विद दैट नाउ लेट्स कम टू द अनदर वन व्हिच इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, पर अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है तो आपको पावर भी देना होगा, आपको अथॉरिटी भी देना होगा, क्योंकि विद रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी कम्स।
जब तक आप उनको पावर नहीं दोगे वो वर्क अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे। ये डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। वर्क को डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के साथ साथ उनको वो पावर भी दे दो काम करने की, ठीक है। ये हमारी मंकी गैंग में कैसे अप्लाई होता है, चलो देखते हैं। ये कहते हैं कि जो हमारा बिग डिसीजन है वो हमारे सीईओ साहब जो है वो लेते हैं, ऑल डिसीजन है वो टीम लीडर्स ले लेते हैं। वर्क डिवाइड हो गया, जो आपको मेन काम है वो किसके पास जाएगा, जो हमारे टॉप एम्प्लॉयर है, जो हमारे टॉप लीडर्स है, सीईओ है, सीएफओ है, हेड है, ठीक है। वो सारे हमारे टॉप डिसीजन लेंगे। बाकी जो छोटे मोटे डिसीजन लेने हैं वो हमारे टीम लीडर्स ले लेंगे, क्योंकि उसमें अगर टॉप वाले जो है अगर इंटरफेयर ना भी करे तो भी चल जाएगा, क्योंकि हमारी टीम एलिजिबल तो है कि वो एक अच्छा डिसीजन ले सके, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको उनके ऊपर ट्रस्ट करना है और आपको उनको जो है पावर देनी है। तो जो टॉप डिसीजन है वो कौन लेगा, जो टॉप लीडर्स है, और जो छोटे मोटे स्मॉल डिसीजंस है वो हमारे टीम लीडर्स ले लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक स्मार्ट बैलेंस जो है वो क्रिएट होगा। क्या होगा इससे, एक बैलेंस क्रिएट होगा, राइट। सारा का सारा डिसीजन सिर्फ टॉप लीडर नहीं ले रहे हैं, है ना। वो हिटलर की तरह वर्क नहीं कर रहे हैं, उन्होंने पावर भी दे रखी है, क्योंकि जब तक आप एम्प्लॉय को पावर नहीं दोगे तब तक उसके अंदर वो बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग नहीं आएगी, और जब तक वो फीलिंग नहीं आएगी तब तक अगेन वो वर्क नहीं करेगा और हमारे लॉयल वर्कर नहीं क्रिएट होंगे। तो क्या कहता है, सेंट्रलाइजेशन, ना ही कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ना ही कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सारी की सारी पावर सिर्फ एक हैंड में दे दोगे तो वर्क करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। वो वर्क जो है अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे, एम्प्लॉय के अंदर बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग ही नहीं आएगी और वो अपना बेस्ट देने की कभी कोशिश ही नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि उनके अंदर वो फीलिंग आ जाएगी कि ये तो हमारी सुनेगा ही नहीं, बोलने का भी कोई फायदा नहीं है ना। तो वही है हमारा सेंट्रलाइजेशन। सारा का सारा पावर सिर्फ एक हैंड में भी नहीं होना चाहिए और आप कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं कर सकते। इट मींस आप सारी की सारी पावर दे भी नहीं सकते, क्योंकि अगर जो मेन टॉप लेवल वाली प्लानिंग है अगर वो हर कोई पर्सन करने लग जाए तो भी ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं करेगी। तो सारे के सारे टॉप डिसीजन है अगर वो हर कोई पर्सन लेने लग जाए तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत टाइप के माइंड ऑफ पीपल होते हैं, है ना, बहुत टाइप के लोग होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो अगर वो सारे के सारे डिफरेंट ओपिनियन देने लग गए और वो अपना ही बेनिफिट सोचने लग गए तो ऑर्गेनाइजेशन तो रन ही नहीं कर पाएगा, वो एक डिसीजन पे तो आ ही नहीं पाएंगे, है ना। तो इसलिए ना तो कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और ना ही कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, ठीक। जो बिग डिसीजन है वो कौन लेंगे, जो हमारे सीईओ हैं, जो हमारे टॉप लेवल एम्प्लॉयज हैं, और जो स्मॉल डिसीजन है वो हमारे टीम लीडर्स, मैनेजर्स ले सकते हैं, है ना। और कुछ पावर जो हमने वर्कर को दे दी है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से, ताकि वो भी अच्छे से वर्क कर सके, उनके अंदर भी बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग आए, उनके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस जागे कि हाँ हम भी अपने आप से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है आपका सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। विद दैट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, है ना। अब बाकी हमारे जो बनाना कॉप्स थे उन्होंने कैसे और प्रिंसिपल्स को अप्लाई किए अपने ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।